नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की हिस्ट्री की बुक्स। जो पहली बुक आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, उसके पहले चैप्टर के 2 वीडियो में बना चुका हूँ। ये इसका तीसरा वीडियो है। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने शवाधान की बात की थी कि किस प्रकार से उनके बीच में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किया जा सकता है। तो उसका एक तो कारक है शवाधान कि हम जो कब्रें हैं उनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं, और दूसरे हैं विलासिता की वस्तुएं, उससे ही सामाजिक भिन्नताओं का अनुमान लग सकता है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मैं पुस्तक भी पढ़ाऊंगा, साथ साथ में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां अपडेट करता जाऊंगा। यहाँ मानचित्र 1 में चहुंदरों को चिन्हित करने की बात की गई है, तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं कि मानचित्र 1 कैसा था, जो हमारी बुक में हमने पहले लिखा भी था। ये था मानचित्र 1। इसमें आपको देखना है चहुंदरो कहाँ पर है। तो ये रहा, ये पाकिस्तान में है, और ये एक प्रकार से छोटी बस्ती थी लेकिन औद्योगिक नगर था। यानी यहाँ पर कई प्रकार के कारखाने हमें मिले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, और चहुंदरों से क्या क्या मिला है पुस्तक के अलावा भी कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताता चलूंगा। तो आपको ये देखना है पहले कि चहुंदरो कहाँ है। ये पाकिस्तान में है, ठीक है। आप गुजरात से इस तरफ देखेंगे ना, ये यहाँ पर आकर। तो अब इस फोटो को मैं हटा देता हूं और आपको चहुंदरों के बारे में कुछ जरूरी बातें बताने का प्रयास करता हूं। ये इसको कट कर देते हैं यहां से। अब चहुंदरों के बारे में कुछ जरूरी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चहुंदरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये 1931 में से खोजा गया और इसकी खुदाई करवाई गई NG मजूमदार के द्वारा 1931 में। 1935 में फिर इसकी खुदाई करवाई गई, यानी उत्खनन किया गया अर्नेस्ट मैके के द्वारा। यह एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, यानी औद्योगिक नगर था। यहाँ पर कई प्रकार के कारखाने हमें मिलते हैं। इट वॉज नॉट फोर्टिफाइड, यानी इसके चारों ओर हमें दीवार देखने को नहीं मिलती है। इस शहर की 2 विशेषताएं हैं। छोटी बस्ती है लेकिन विशेषताएं हैं कि एक तो इसके चारों ओर दीवार नहीं है, दूसरा यहाँ तीसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिटाडेल नहीं था, यानी जो दुर्ग है, जो कि अधिकांश हड़प्पाई नगरों में हमें देखने को मिलता है, वो दुर्ग यहाँ पर नहीं है। सीधा एक शहरी है। जैसे पश्चिमी हिस्से में दुर्ग और पूर्वी हिस्से में निचला शहर होता था, वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ से मनके बनाने का, गुड़ियाँ बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं किसके, लिपस्टिक के, मस्कारा के, पाउडर के, यानी लिपस्टिक, काजल, पाउडर, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। कर्व्ड ब्रिक्स, यानी मुड़ी हुई ईंटों के जो वक्राकार ईंटें हैं, उनके अवशेष हमें चहुंदरों से मिले हैं। तो यहाँ पर मन के बनाने के कारखाने हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण है। अब वापस हम अपनी पुस्तक में आते हैं। मानचित्र 1 मैंने आपको दिखाया चहुंदरो कहाँ स्थित है। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है। मोहनजोदड़ो काफी बड़ी है, हालांकि इनमें और खुदाई होती रहती है तो इनका आकार बढ़ता भी रहता है कुछ, लेकिन उसकी तुलना में तो बहुत छोटी बस्ती है चहुंदरो, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यानी शिल्पकारी के कार्य में, इस प्रकार की वस्तुएं बनाने के काम में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म यानी धातु को गलाकर उससे वस्तुएं बनाने का काम, मोहरों का निर्माण तथा बाट बनाना, जो वजन तोलने के लिए बाट बनाए जाते हैं, उसके बारे में आगे थोड़ी विस्तार से भी चर्चा आएगी। ये सारे काम चहुंदरों में होते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। यानी कितने कितने अलग अलग प्रकार के पत्थरों से या पदार्थों से मनके बनाए जाते थे, उनके चित्र भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का, हालांकि इसका लाल रंग वैसे तो पीले रंग का होता है थोड़ा सा ये, लेकिन इसको पका कर इसकी जो विधि है उसके अनुसार उसको फिर रंग लाल हो जाता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पकी मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यानी सभी इतनी प्रकार के पत्थर, धातुएं, फयांस के बारे में हमने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था कि बालू और उसमें बालू मिट्टी है, उसमें रंग मिलाकर और एक चिपचिपा पदार्थ, उस सबको मिलाकर पकाकर बनाया गया एक पदार्थ होता था, जो आप चीनी मिट्टी की तरह का दिखाई देता था, उसको फयांस बोलते हैं। तो इस प्रकार के सभी प्रकार की चीजों के मनके हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, यानी 2 अलग अलग प्रकार के पत्थरों को जोड़कर, और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, यानी उसके ऊपर सोने का एक थोड़ा सा आवरण लगाया जाता था। इनके कई आकार होते थे मनकों के, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, यानी एक ही मनके में अलग अलग हिस्से किए हुए, अलग अलग उसके खंड बनाए हुए। तो काफी अलग अलग डिजाइन के मनके बनाए जाते थे। नीचे कुछ के चित्र यहाँ पर दिए भी गए हैं। एक औजार दिया गया है यहाँ पर, जो कि दिखाई देता है जैसे बेसबॉल का बल्ला हो, और यहाँ पर हालांकि बेसबॉल वहाँ नहीं चलता था, ये कुछ कूटने वगैरह के लिए हो सकता है औजार। और ये एक मन के दिए गए हैं, और उनकी मालाएं और ये सोने के टोप वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको
समय हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे मेरे वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको सभी कुछ समझाकर बताने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाठ पढ़ा दिया, और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन दिखाई दे रखे हैं, राइट साइड में आप देखेंगे। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हैं, लोथल के स्थानीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे संग्रहालयों में इस प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। अब यहाँ पर वापस लास्ट लाइन क्या चल रही थी उसको देख लेते हैं। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। इन मनकों के ऊपर बहुत प्रकार की चित्रकारी और खुदाई करके कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। जैसे सेलखड़ी जो कि एक मुलायम पत्थर है, मृदु पत्थर है, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पर आसानी से काम हो सकता था, यानी ये नरम है तो इस पर खुदाई करके कुछ लिखना या कुछ डिजाइन बनाना आसान था। कुछ जो कठोर पत्थर हैं चट्टानों से प्राप्त, उनमें कोई जो आकृति बनाना है वो थोड़ा मुश्किल होता था। कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे, यानी पहले से कोई एक धातु की या ऐसी डिजाइन बना ली जाती थी, उसमें चूर्ण डाला तो वैसी ही आकृति बन जाती थी, यानी सांचा पहले बना लिया जाता था। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे, यानी पहले सांचा बनाकर उसी प्रकार के एक जैसे मन के बनाना आसान हो सकता है। सेलखड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ। बहुत ही छोटे छोटे मन के रूप, उनके ऊपर डिजाइन है, वो कैसे बनाते होंगे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, मैंने आपको पहले बताया था कैसे प्राप्त होता था, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर उसका जो लाल रंग है, जो चमकीला लाल रंग है, वो प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी कोई बड़ा पत्थर है, किसी भी प्रकार की जो अर्ध कीमती या कीमती जो पत्थर आते थे जिनसे मन के बनाए जाते थे, उसको पहले तो ऐसे ही अलग अलग अपरिष्कृत यानी सीधा चोट मारकर उनको तोड़ लिया जाता है। फिर उनमें साइड में से शल्क निकालकर, जैसे लकड़ी में या पत्थर में आपने देखा होगा कि छेनी हथौड़ा लेकर और उससे काट करके और उसको आकार दिया जाता है, तो वैसे उनके शल्क निकालकर, साइड में से उनके शल्क निकालकर और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी, यानी मन का बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। चहुंदड़ो, लोथल जो कि गुजरात में है, और हाल ही में धोलावीरा से, ये भी गुजरात में है, छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं जिनसे इन मनकों में, इन पत्थरों में छेद किए जाते थे। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो मैं फिर से एक बार आपको मानचित्र 1 दिखा देता हूं जो अपनी पुस्तक में दिया गया है। इसमें यदि आप देखेंगे नागेश्वर, और ये नागेश्वर देखिए गुजरात में बिल्कुल तट वाला इलाका है, यहाँ पर अरब सागर है, और बालाकोट ये पाकिस्तान में है, और ये भी बिल्कुल तट के किनारे पर है, अरब सागर के पास में। चित्र में हमने नागेश्वर और बालाकोट देखे, दोनों ही बस्तियां क्या है, समुद्र तट के पास स्थित हैं। यहाँ शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल हैं। तो ये इनका मतलब क्या है, चूड़ियां, बैंगल्स आप जानते हैं, और करछियां या इसको आप करछुल भी बोल सकते हो, और मैं आपको चित्र भी साइड में दिखा रहा हूँ। ऐसा शायद हो सकता है आपके घरों में भी कुछ इस प्रकार की आकृति की कोई बर्तन आपने देखा होगा, और अंग्रेजी में इसको लेडल्स बोलते हैं, लेडल या बहुवचन में बोलेंगे तो लेडल्स बोलते हैं, करछुल। जैसे घी डालने के लिए भी ऐसी इस प्रकार की बड़ी चम्मच आपने हो सकता है घरों में देखी हो। पच्चीकारी यानी किसी प्रकार के रत्न वगैरह किसी कपड़े पर या किसी अन्य बर्तन वगैरह पर जड़ाई का काम, वो पच्चीकारी कहलाता है। तो ये इस प्रकार की वस्तुएं हमें नागेश्वर और बालाकोट से मिलती हैं। इनके निर्माण के ये विशिष्ट केंद्र थे, नागेश्वर और बालाकोट। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक ले लाया जाता था। यानी माल तैयार छोटी बस्तियों में चहुंदड़ो और लोथल जैसे मन के बनाने के कारखाने जहां पर मिले हैं वहां से माल बनता था, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में बेचने के लिए ले जाया जाता था, ऐसा भी संभव है। उत्पादन केंद्रों की पहचान, कि कहीं पर मन के बनाने का कारखाना है या नहीं है, या कहीं पर धातु के बर्तन बनाने का कारखाना है या नहीं है, उसका पहचान कैसे होता है। तो बिल्कुल आसानी सी बात है, आपको जो भी, जैसे कोई लकड़ी का काम कहीं पर हुआ होगा तो वहां पर आपको अवशेष मिलेंगे, लकड़ी का जो बुरादा है या जो ऐसी लकड़ी है टूट फूट वाली, या उसके जो टुकड़े हैं वो आपको पड़े हुए मिलेंगे। ये किसी घर में पत्थर का काम होता है या कोई पत्थर बनाने का कारखाना है, मूर्ति बनाने का, तो वहां पर आपको पत्थर के टुकड़े वगैरह या उनकी घिसाई के बाद का जो पदार्थ है उसके अवशेष जरूर मिल जाएंगे। तो ये पहचानने का एक तरीका है।
वहां पर औजार मिल जाएंगे। तो उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड यानी पत्थर के टुकड़े, पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं यानी पूरी वस्तुएं न बनी हुई, कोई खराब बन गई है उनका स्टॉक, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट। उनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई इस प्रकार के सामान बनाने के कारखाने हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ धातु के बर्तन भी बाईं तरफ दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, तांबे और कांसे के बने हुए। लोहे का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तांबे के बारे में जानते थे, कांसे के बारे में जानते थे, तो तांबे में टिन मिलाकर बनाया जाता है। सोने और चांदी के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कारीगरी के सबसे अच्छे संकेतकों में है। जो कूड़ा करकट मिलता है पत्थरों का या शंखों का, उससे पता चलता है कि वहाँ इनसे कुछ सामान जरूर बनाया जाता होगा। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। जहां वो काम करते थे वो कचरा वहीं पर पड़ा रहता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी छोटे शहरों में जैसे लोथल में और चौहंदड़ों में तो मिले ही हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी कई स्थान ऐसे मिले हैं शहर के अंदर जहां पर इस प्रकार के अवशेष मिले हैं, यानी वहां पर भी ऐसे वस्तुओं का निर्माण होता होगा। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, यानी मिट्टी वगैरह तो वहीं मिल जाती थी। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ का पानी नदी बहाकर लाती थी, उसके किनारों के आसपास जो फैल जाता था जो मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी है। तो आप देखते हैं सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे इसके इलाके हैं, या घग्गर हाकरा वाला जो रीजन है, घग्गर हाकरा नदी आप गूगल करके भी मैप में देख सकते हैं, या जो मैंने आपको 5 नदियां दिखाई थी या अन्य जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उसके आसपास जलोढ़ मिट्टी के मैदान हैं। तो वहां पर हो सकता है महत्वपूर्ण प्रकार की लकड़ी या जो विशेष प्रकार के पत्थर हैं वो नहीं मिलते होंगे, तो वो दूसरे इलाकों से मंगाए जाते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी बैलगाड़ियों के खिलौने मिलते हैं, इसका मतलब खिलौने वहां पर बनाए गए हैं, तो वास्तव में भी बैलगाड़ी होंगी जिसको देखकर खिलौने बच्चों ने बनाए होंगे या किसी और व्यक्ति ने बनाए होंगे। तो बैलगाड़ी सामान के आवाजाही का या लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का महत्वपूर्ण साधन थी। इसके अलावा सामान को लाने ले जाने के लिए समुद्री मार्ग थे, वहां पर नावों का प्रयोग होता था, या बहुत सारी नदियां वहां पर बहती थी, तो नदी मार्ग के द्वारा भी सामान या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, यानी परिवहन के वो साधन थे। तो जैसे कह दिया गया है, सिंधु और उसकी उपनदियां यानी सहायक नदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों, समुद्र तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। उपमहाद्वीप किसको कहा गया है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें आपको पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो देश दिखाई देते हैं, ये एक पूरा उपमहाद्वीप है, यानी एक बड़ा हिस्सा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। यदि थोड़ा छोटा हो तो उसको प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे, यानी जो वस्तुएं वो बनाएंगे उसके लिए उन्हें सामग्री चाहिए। वो सामग्री कहां से मिलती थी? उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ये मैं पहले आपको एक और दिखा देता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये आप देखिए कि कौन सी वस्तुएं कहां से मिलती थी, ये आप इस सारणी से देख सकते हैं जो मैंने बताई है। चूना पत्थर, फ्लिंट, चकमक, ये मिलती थी सुक्कुर और रोहिड़ी की पहाड़ियां जो कि पाकिस्तान में है। तांबा कहां से मंगवाया जाता था? खेतड़ी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भी आपने देखा होगा। गणेश्वर तो नीम का थाना, राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील के पास वहां पर है गणेश्वर। और जोधपुरा है वो जयपुर जिले में कोटपुतली का एक गांव आता है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का ही एक हिस्सा है खेतड़ी। तो खेतड़ी, गणेश्वर और ओमान जो कि अरब प्रायद्वीप का एक देश है, जो मैं अभी आपको दिखाऊं भी अगले पेज में जब हम चलेंगे, तो वहां से तांबा मंगवाया जाता था। सोना मंगवाया जाता था कोलार और पिकलीहल कर्नाटक से, यानी दक्षिणी भारत से।
टिन और चांदी मंगवाई जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से, आयात किया जाता था। सीसा अजमेर से ज़्यादातर मंगवाया जाता था और ईरान और अफगानिस्तान से भी कुछ मात्रा में सीसा मंगवाया जाता था। इसके अलावा कैल्सडनी, कार्नेलियन, स्फटिक, सुलेमानी पत्थर ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से मंगवाया जाता था। जेडस्टोन या हरिताश्म पत्थर जिसको आप कहेंगे, ये तुर्कमेनिस्तान एक देश है मध्य एशिया में, वहाँ से मंगवाया जाता था। सूर्यकांत या जिसको जैस्पर बोलते हैं, ब्लडस्टोन, संगमरमर ये राजस्थान से ही आयात किए जाते थे। सेलखड़ी, स्टीटाइट ये तो काफ़ी स्थानों पर मिलता है, बलूचिस्तान में, राजस्थान में, गुजरात में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। तो ये 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा उनको कठिन लग सकता है, उनको इतना याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी देखते हैं, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ता है। अब वापस अपने लेक्चर में चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल जो अपनी पुस्तक में लिखे हैं कक्षा 12 में, जैसे सोर्तुगई अफगानिस्तान में, मैंने आपको व्यापारिक चौकी दिखाई थी मैप के अंदर, वहाँ लाजवर्द मणि मिलती थी। एक प्रकार का पत्थर है जिसको लेपिस लेजुली भी बोला जाता है, लेपिस लेजुली भी कहा जाता है इसको, ये भी मिलता था। कार्नेलियन है वो गुजरात में भड़ोच नामक स्थान से मिलता था। सेलखड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलती थी, और जैसे तांबा जैसी धातुएं वो राजस्थान से मिलती थी। तो इस प्रकार के स्रोतों से जहाँ से ये पत्थर, ये जो धातुएं मिला करती थी, वहाँ से आयात की जाती थी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल जो मैंने आपको बताया झुंझुनू जिले में है, तांबे के लिए, और दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, यानी वहां पर व्यापारियों के कारवां भेजे जाते थे कि वहां से बड़े स्तर पर इस प्रकार की वस्तुएं लेकर आए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था, यानी वहां के जो लोकल लोग हैं, जैसे खेतड़ी है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थान नहीं है, और दक्षिण भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थान नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संबंध थे, वहाँ पर से वो सामान वगैरह लाया करते थे, तो आयात निर्यात आपस में होता था। तो वहाँ अभियान भेजकर वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करके और वस्तुएं आयात की जाती थी। इसका संकेत कैसे मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं उन इलाकों में यदाकदा हमें देखने को मिल जाती हैं। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक है कि इन जो सभ्यताओं के निवासी हैं, इनका हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के साथ कुछ संपर्क था। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। कोई भी जो एक जैसे मिट्टी के बर्तन, एक जैसी वस्तुएं कहीं पर मिलती हैं, तो उसको एक संस्कृति माना जाता है। तो ये जो खेतड़ी वाला इलाका है, ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो सीकर जयपुर के आसपास के इलाके में मिलती है, उस संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड, मिट्टी के बर्तन हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे। तो ये हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाली वस्तुओं से अलग है। इसका एक उदाहरण यहाँ दे रखा है कि मिट्टी के बर्तन जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, खेतड़ी के जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों से अलग प्रकार के हैं। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी, यानी खेतड़ी तो प्रसिद्ध ही है तांबे के लिए। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो ये कुछ बातें हैं उपमहाद्वीप, और इसके अलावा भी कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के लोग मंगवाया करते थे। अब इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके भी दिए गए हैं जहां हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क था, आयात निर्यात होता था, जहां से वस्तुएं मिली हैं। उसमें पहले तो देखिए मेसोपोटामिया का नाम जरूर यहां पर मैं लेना चाहूँगा, जो आधुनिक इराक है उसके आसपास का इलाका। यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं कि इनका हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के साथ संपर्क थे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता आ गई अपनी, और ये यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इनमें आपस में संपर्क था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लिए नाम मिलता है मेलुहा। क्या कहते हैं इसको? मेलुहा, मेलुहा के लोग। तो मेलुहा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले यह माना जाता था कि डायरेक्ट व्यापार बहुत अधिक था मेसोपोटामिया के साथ में। ये एक समुद्री रास्ता है। इसके अलावा यहाँ से ये जो रास्ते हैं, जो स्थल के रास्ते हैं, जो जमीन के रास्ते हैं, और यहाँ से समुद्र वाला रास्ता है, ये फारस की खाड़ी से होते हुए इराक के पास में ऊपर। ये अरब प्रायद्वीप है, इसको मैं पहले बता देता हूँ, इसकी जानकारी क्यों जरूरी है। ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये प्रायद्वीप हो गया, ये अरब प्रायद्वीप है। पहले ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट व्यापार ज्यादा होता है, लेकिन बाद में जो अवशेष मिले हैं वो यहाँ से, जैसे दिलमुन और मगान, ये मेसोपोटामिया में जो सारगोन नाम का शासक था उसके अभिलेख में नाम मिले हैं। मेलुहा, मगान, दिलमुन, इनमें आपस में व्यापार के बारे में भी जानकारी मिली है। तो डायरेक्ट व्यापार की बजाय यहाँ इन देशों के माध्यम से व्यापार अधिक होता था। ये जो तटीय इलाके हैं, यदि आधुनिक देशों से यदि मैं इनकी तुलना करूं तो यहाँ पर कौन से देश होंगे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि यहाँ से यदि आप थोड़ा सा मैं कट करना चाहूँ तो यहाँ यमन है, मैं बना ही देता हूँ। लगभग
अनुमान से बना रहा हूँ, यहाँ यमन नाम का देश है अब। और फिर इसमें यहाँ से आप यदि आप चलेंगे थोड़ा सा, यमन यहाँ तक है, फिर आप ये देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा ये जो इलाका है ना, ये वाला देश, ये वाला देश अब इसका नाम है ओमान। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये दिलमुन जो निशान लगा रखा है, ये दिलमुन आप कह सकते हैं कि वैसे तो अब सऊदी अरबिया का हिस्सा है, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी एक छोटा सा जो इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर बहरीन भी है, यहाँ से भी अवशेष मिले हैं, तो ये बहरीन है छोटा सा। इसके अलावा यहाँ ऊपर भी, यहाँ मैं जो एक छोटी सी बिंदु लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी एक फैलाका नाम का आइलैंड है जो कि कुवैत का हिस्सा है। वहाँ से भी कुवैत यहाँ पर एक छोटा सा देश है जहाँ पर अगला वर्ल्ड कप भी होने वाला है फुटबॉल का 2022 में। तो यहाँ एक फैलाका नाम का आइलैंड है, उस आइलैंड से भी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली हैं, उसकी लिपि के भी संकेत उन मोहरों पर मिलते हैं। तो यहाँ इन स्थानों से निश्चित रूप से व्यापार होता था। ओमान से तो तांबा भी मंगवाया जाता था, ऐसे अवशेष मिले हैं। तो इनके नाम मिलते हैं मगान, दिलमुन, और ये सारे अरब प्रायद्वीप में है। यहाँ ओमान, यहाँ बहरीन है, यहाँ पर फैलाका आइलैंड है जो कि कुवैत का इलाका है। तो यहाँ से व्यापार निश्चित रूप से होता था हड़प्पा सभ्यता के साथ में, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जो दिया गया है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, जो दूर के इलाके हैं। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं, यानी इशारा करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। दक्षिणी पूर्वी छोर, यहाँ पर कुछ जो एक मेरे पास जो पुस्तक है, ये तो मेरे पास PDF है, पुस्तक में दक्षिणी पश्चिमी लिखा है, तो पश्चिमी लिखा हो तो आप पूर्वी कर लेना। मेरे पास जो बुक है उसमें पश्चिमी लिखा है, तो यहाँ पूर्वी सही लिखा है। दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। ओमान मैंने अभी आपको दिखाया, अरब प्रायद्वीप में यहाँ पर देश है। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। जो Na आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, निकल, उसके तांबे के अंदर अंश मिले हैं और एक जैसे से ही दिखाई देते हैं, यानी लगभग समान अनुपात में निकल मिलाया गया है, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। यानी दोनों का उद्भव है वो एक ही जगह से हुआ होगा। यानी जो तांबा ओमान से मिलता है वैसा का वैसा ही तांबा हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से मिला है। तो इसका मतलब ओमान से वो तांबा हो सकता है आयात किया गया हो। इसके अलावा जो भारत के अंदर स्रोत थे गणेश्वर से या खेतरी से, वहां से भी तांबा मंगवाया जाता था। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, एक जार जिसको आप कह सकते हैं बड़ा जार, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बर्तन, एक बड़ा जार हमें ओमान से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। यानी जो मिट्टी के बर्तन के ऊपर मोटी परत चढ़ाना, इस प्रकार की रासायनिक लेप के कारण यदि आप उसमें दूध या पानी इस प्रकार की वस्तुएं डालते हैं तो उसका रिसाव नहीं होगा। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। अब ये तो पता नहीं कि ये जार वहां पर क्यों भेजे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि तांबा ओमान से मंगवाया जाता था और उसके बदले में कुछ ऐसी वस्तुएं इन बर्तनों के अंदर डालकर भेजी जाती थी जिन्हें, जो कि ओमान के लोगों को प्रिय थी। वो वस्तुएं क्या हो सकती हैं इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। यानी वहां से तांबा मंगवाकर और उसके बदले में इन मर्तबानों में, इन जो जार हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं, इनके अंदर भरकर कुछ भेजा जाता था वहां पर इसके बदले में। अब वो क्या भेजा जाता था उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सुदूर देशों से संपर्क की बात हो गई। अब यहां पर मेसोपोटामिया के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। तीसरी सहस्त्र शताब्दी से, यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। वहां पर लिखा हुआ वहां के जो प्राचीन अभिलेख हैं मेसोपोटामिया के, वहां ये जानकारी मिलती है। अभी मैंने आपको बताया सारगोन का अभिलेख, अभी जानकारी बताई आपको। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। यानी जिन स्थानों से हड़प्पा की मोहरें, बाट, पासे मिले हैं, तो उससे निश्चित रूप से तय हो जाता है कि इन स्थानों के साथ हड़प्पा के लोगों का संपर्क था। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, जो कि संभवतः बहरीन द्वीप हो सकता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द, मेलुहा शब्द है वो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, नामक क्षेत्रों में संपर्क की जानकारी मिलती है। मैंने अभी आपको बताया जो अक्काडियन वंश के राजा थे सारगोन मेसोपोटामिया के, उसके अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं कि मेलुहा से हमें, यानी हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है। कार्निलियन,
लेपिस लजुली यानी लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां, ये वो अभिलेख में लिखते हैं कि हमें मेलुहा से मिलती हैं। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक, एक जो सच्चाई है या नहीं, मिथक कोई सच्चाई हो ये जरूरी नहीं है, जो बातें परंपरागत रूप से चलती आती हैं, उसमें वहां पर जिक्र आता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजा प्रसाद में सुनाई दे, राज प्रसाद में यानी महल में, राजा के महल में सुनाई दे। हाजा पक्षी का ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है वो मोर के बारे में चर्चा कर रहे हो, क्योंकि वो भारतीय उपमहाद्वीप में खूब मात्रा में मिलता है मोर पक्षी। तो ऐसा कुछ चर्चा आती है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, मोर हो और उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे। अब पूरी कहानी पढ़े बिना इसका अर्थ क्या होगा वो बता पाना बहुत मुश्किल है, और मेरे पास प्राचीन भारत की दर्जनों किताबें हैं, लेकिन किसी में भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, यानी स्थल मार्ग से न होकर सामुद्रिक मार्ग से, यानी नावें जाती थी, जहाज जाते थे पानी वाले, और वहां से सामान वगैरह लेकर जाते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। नाविकों का देश, इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के लोग नावों से व्यापार करते होंगे। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों का चित्रांकन पाते हैं, जैसा कि एक मोहर पर दिया गया है, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ देखिए एक नाव यहाँ पर बनी हुई है। तो मोहरों पर और नावों के चित्र हमें बने हुए मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि नावों की जानकारी निश्चित रूप से उन्हें थी और वो व्यापार भी नावों के माध्यम से करते होंगे। ये एक बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर भी हमें मिलती है। ऐसी मोहरें फारस की खाड़ी में मिलती हैं गोलाकार। यहाँ पर हमारे जो हड़प्पा सभ्यता में मिली है वो घनाभ के आकार की मोहरें मिली हैं ज़्यादातर, जबकि हड़प्पा सभ्यता में गोलाकार मोहरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की मोहरें फारस की खाड़ी में मिलती हैं। तो ऐसी मोहर हमें मिलती है बहरीन से, बहरीन जो देश है वहाँ से मिलती है, जिसके लिए दिलमुन नाम लिखा गया है, और वहाँ पर हड़प्पाई लिपि छपी हुई मिलती है। तो इससे हड़प्पाई संपर्कों की पुष्टि होती है। इसके अलावा दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे, जो 1:2:4:8:16 इस प्रकार के जो बाटों के माप थे वो हमें दिलमुन में भी देखने को मिलते हैं। नाव के चित्र वाली एक मोहर है, ये हमने देख लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या आता है इसके अंदर। मोहरें, लिपि तथा बाट, बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में अभी की, शिल्प के बारे में, व्यापार के बारे में। अब अगला टॉपिक आता है मोहरें, लिपि तथा बाट। इसके ऊपर ये जो चित्र दिया गया है ये धोलावीरा से मिला है एक सूचना पट। ये जो प्राचीन सूचना पट है ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा, गुजरात से मिला है, और इस पर 9 अक्षर छपे हुए हैं। एक साइन बोर्ड जैसा दिखाई देता है और इस पर 9 अक्षर छपे हुए हैं। ये धोलावीरा से मिला, इसका चित्र यहाँ पर दे रखा है। हड़प्पाई मोहरें और मुद्रांकन। मोहरों के बारे में मैंने आपको बहुत सारे चित्र भी दिखाए थे, और अपनी मुद्रा का अंकन करने या मोहर लगाने से क्या काम आती होंगी मोहरें, उसके बारे में जानकारी है एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर दी गई है। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यानी वो राजा की मोहर हो सकती है, किसी मंत्री की या किसी अधिकारी की मोहर हो सकती है। उस मोहर को लगाने के बाद में वो सामान यदि दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है और वो मोहर वैसी की वैसी लगी हुई है, इसका मतलब सामान सुरक्षित है और उसको किसी ने भी बीच में खोलकर नहीं देखा है, या जो भी कुछ लिखकर भी भेजा हो, कुछ भी सामग्री हो, वो बीच में खोली नहीं गई है। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर जहां पर यह पहुंचाने की प्रयास किया गया है, पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा हो, यानी वो मुद्रा हटी नहीं हो, वो मोहर वैसी की वैसी लगी हुई है, तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेक्षक की पहचान का भी पता चलता था। यानी मोहर के ऊपर जो लिपि के अक्षर लिखे गए हैं वो अब तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उस समय के लोग तो जानते ही थे कि इसका मतलब क्या है। तो हो सकता है राजा का नाम वगैरह हो या कोई किसी प्रकार की पहचान का और कोई संकेत हो वहां पर, तो वो उसको पहचान सकते थे कि सामान किसने भेजा है। एक रहस्यमय लिपि, जैसा कि मैंने आपको बताया हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, ज्यादातर मोहरों पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। हो सकता है जिसने मोहर लगाई है उसके मालिक का नाम लिखा हो, ये उसका पद क्या है, वो कोई मंत्री है या कोई राजा है या कोई धर्माधिकारी है, तो उसका विवरण लिखा हुआ हो सकता है। सभी अनुमान है।
विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था, कि हो सकता है किसी मंत्री का या किसी राजा का संकेत एक जानवर के माध्यम से हो, ताकि जो लोग लिपि को नहीं पढ़ सकें, अनपढ़ प्रकार के लोग, वो उस मोहर में चित्र को देखकर अनुमान लगा सकें कि ये किसकी मोहर है या किसने इस मोहर को लगाकर भेजा है। तो जानवर का संकेत उसके लिए भी हो सकता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, यानी बहुत छोटे हैं। कोई हमें पुस्तकें वगैरह तो वहां पर मिलती नहीं, या बड़े अभिलेख भी नहीं मिलते कि पूरे पत्थर के ऊपर कुछ मतलब बड़े बड़े लेख लिखे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो अभिलेख, लंबा अभिलेख मिला है, उसमें 26 अक्षर हैं, 26 चिन्ह हैं। अक्षर क्या है, वो अलग अलग चिन्ह हैं। उसमें ज्यादातर तो आपको यू प्रकार की और जो मछली के आकार के चिन्ह है या कुछ सीधी खड़ी लाइन है, इस प्रकार के चिन्ह आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि आप मोहरों में बार बार में देख भी सकते हैं। मैं चित्र भी दिखा रहा हूं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी। क्योंकि ऐसा नहीं है जो सामान्य लिपियां होती हैं उस प्रकार की, तो ये निश्चित रूप से नहीं थी। चित्रात्मक लिपि यानी चित्रों के माध्यम से संकेत करके किसी शब्द को रूपित किया जाता था, यानी किसी शब्द को दर्शाया जाता था। क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400। और आप जो भी लैंग्वेज देखते हैं, जैसे चाहे आप हिंदी की लिपि देखें या अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है वो आती है, किसी में 26 अक्षर हैं, किसी में 40 अक्षर हैं, किसी में 42 है, या और भी अन्य जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां आप यदि आप देखेंगे तो कम ही अक्षर होते हैं। किसी भी लिपि में 375 से 400 अक्षर होंगे, तो इसका मतलब वो चित्रात्मक लिपि हो सकती है, यानी एक अक्षर है, एक जो आकृति है वो पूरे एक शब्द को उल्लेखित करती होगी, यानी स्वर व व्यंजन वाली जैसी लिपि वो नहीं हो सकती होगी। लिपि और भाषा में हो सकता है कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अंतर नहीं पता हो। लिपि और भाषा क्या है, जैसे मैं यहाँ एक तरफ लिपि लिखता हूँ और एक तरफ भाषा कौन सी है वो लिखता हूँ, बीच में वाक्य लिखूंगा मैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा कि मेरा नाम रवि है, 3 बार लिखूंगा मैं, इसको आपको बताना है लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है। मेरा नाम रवि है, फिर मैंने लिख दिया इसको ऐसे, मेरा नाम रवि है, ऐसे लिख दिया मैंने। और तीसरी बार मैंने लिख दिया माई नेम इज रवि, माई नेम इज रवि। अब इसमें पहले में लिपि कौन सी है, ये देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। इसमें कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है, ये रोमन में लिखा गया है। फिर तीसरी है, इसमें भी कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है, ये भी रोमन में लिखा गया है। ये जो अंग्रेजी वाले जो अक्षर दिखते हैं इसको रोमन लिपि बोलते हैं। भाषा कौन सी है, पहला मेरा नाम रवि है, ये कौन सी भाषा में है, हिंदी भाषा में है। दूसरा ये मेरा नाम रवि है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश नहीं कह सकते आप इसको, भाषा मैं बोलूंगा। मान लीजिए आपने सिर्फ सुना मेरा नाम रवि है, कौन सी भाषा बोली मैंने, हिंदी बोली। लिपि कौन सी में लिखा गया है, रोमन में। और लास्ट वाला है माई नेम इज रवि, ये अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन लिपि कौन सी है, रोमन है। तो लिपि और भाषा में आप एक सामान्य अंतर आपको पता होना चाहिए। अब ये लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी, सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाईं ओर से स्टार्ट करके बाईं ओर। इसका अनुमान कैसे पता चला, अभी पढ़ी नहीं गई तो ये कैसे पता चला कि दाईं ओर से बाईं ओर हो सकती है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं शॉर्ट में। मैंने मान लीजिए इतना ही मेरे पास एरिया है, यहां मैं लिखूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अच्छे थे। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लास्ट में पास में अक्षर लिखूंगा। ये आपको दिखेंगे कि मेरे पास जगह खत्म हो रही है तो मैं पास में लिखूंगा। तो इसको देखकर क्या अनुमान लगता है कि मैंने बाईं तरफ से शुरू किया और दाईं तरफ जाकर खत्म किया। जैसे ही आप दाईं तरफ जाएंगे आपके पास जगह कम बचने लगेगी, क्योंकि उन्होंने कोई किताबों में तो लिख नहीं रखा, छोटे छोटे जो मोहरे हैं उसके ऊपर ही लिखा है। तो दाईं तरफ जब जगह कम पड़ने लग जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, दाईं तरफ वाले जो अक्षर हैं, लास्ट वाले जो अक्षर हैं, वो पास लिखने का प्रयास करूंगा। उनमें क्या दिखाई देता है अधिकांश में आपको कि बाईं तरफ के जो अक्षर हैं लेफ्ट साइड वाले वो पास दिखाई देते हैं। इसका मतलब लिपि कहां से शुरू की गई होगी, दाईं तरफ से। दाईं तरफ तो उन्होंने खुले अक्षर लिखे, लेकिन यहां पर जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने पास अक्षर लिखने शुरू कर दिए। इससे अनुमान लगता है कि लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई होगी। हालांकि कई बार ऐसा भी संकेत मिलता है कि दूसरी जो पंक्ति जहां 1-2 स्थानों पर मिली है वो हो सकता है बाईं ओर से दाईं ओर के लिए लिखी गई होगी। उसको बूस्ट्रोफेडन बोलते हैं, यानी दोनों साइड से लिखने वाली लिपियां होती हैं। जो पहली लाइन मान लो यहाँ से चली, फिर दूसरी लाइन यहाँ से चली, या फिर पहली लाइन इस तरफ से चली, दूसरी लाइन इस तरफ से चली। तो इस प्रकार जो दोनों तरफ से लिखी जाती है उसको बूस्ट्रोफेडन या गोमूत्रिका लिपि बोलते हैं। तो वैसी लिपि भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। क्यों ये जो मैंने बातें बताई वही है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ांतराल है और बाईं ओर ये संकुचित है, यानी बाईं ओर के अक्षर पास है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने, यानी जो लिखने वाला है, यानी खुदाई कर करके जो
पत्थर हैं या जो सैलखड़ी की मोहरें हैं उनके ऊपर कुरच कर यानी उसके ऊपर मिट्टी निकाल कर और अक्षर छापे गए हैं। तो दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया तो वो पास हो गए, संकुचित हो गए अक्षर। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, यानी अक्षर छपे हुए कहाँ मिले हैं। मोहरों पर मिले हैं, तांबे के औजार पर मिले हैं, मर्तबानों के अमठ पर यानी जो जार हैं उनकी जो रिम्स हैं साइड वाले जो किनारे हैं उसके ऊपर लिखे हुए मिले हैं, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर अक्षर लिखे हुए मिले हैं, आभूषणों पर, अस्थि छड़े यानी हड्डियों के ऊपर भी अक्षर छपे हुए मिले हैं। हड्डियों से कुछ वस्तुएं भी बनाई जाती थी उनके ऊपर। और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट जिसका मैंने अभी आपको ऊपर चित्र भी दिखाया था। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, यानी ऐसी वस्तुएं कोई लकड़ी के ऊपर या कोई मतलब मिट्टी सुखाकर उसके ऊपर लिखा गया हो जो इतने 4-5 हजार सालों में नष्ट हो गई हो, उनके ऊपर भी लिखा गया हो जो नष्ट हो गई हो। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, कि बड़े स्तर पर लोग साक्षर थे यानी पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर हमें अक्षर देखने को मिलते हैं। तो ये संभावना है कि हो सकता है ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हों, क्योंकि इसकी गारंटी तो कोई ले नहीं सकता। अब इसके बाद में बाट। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे, यानी वजन को नापने के लिए ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। प्रश्न 2 बन गए, याद रखना इस प्रकार के कि मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी से बनती थी, बाट ज्यादातर चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। आप चित्र भी देख सकते हैं, जो पासा होता है उस प्रकार का, यानी उसके ऊपर कोई छपा हुआ नहीं है, एकदम प्लेन। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी, यानी जो छोटे बाट होते थे जो किसी प्रकार की महंगी छोटी वस्तुओं को तोलने के काम में लिए जाते थे, वो 1:2, फिर उसका दुगुना 4, फिर 4 का दुगुना 8, फिर उसका दुगुना बाट होता था 16, फिर उसको दुगुना बाट होता था 32, इस प्रकार 12,800 तक थे। और इसमें जो सबसे छोटा बाट हमें मिलता है वो लगभग 0.856 ग्राम का था, यानी ये 1 ग्राम का भी नहीं है, 1 ग्राम से भी कम का। और सबसे जो कॉमन मिलता है वो 16 जो डिजिट वाला है, 16वां जो अनुपात है उस वाला मिलता है, जो कि लगभग 13.7 ग्राम का बाट था। सबसे ज्यादा बाट यही मिले हैं 16वें अनुपात वाले। और फिर उसके बाद में जो बड़ी वस्तुओं को तोलने के लिए बाट होते थे वो बड़े बाट होते थे। उसके लिए दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी 16वें हिस्से से 10 गुना यानी 160, फिर उसका 100 गुना 1600, तो 160, 320, 640 इस अनुपात में भी हमें बाट मिलते हैं। तो छोटे बाट हो सकता है मन के आभूषण वगैरह तोलने के लिए काम में लिए जाते हों, और बड़े बाट है वो और बड़ी वस्तुएं अनाज वगैरह तोलने के काम में लिए जाते हों। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, धातु से बने हुए तराजू के पलड़े तोलने के लिए हमें मिलते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर बाटों की। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से पर्याप्त रूप से बड़ा हो गया है। इससे आगे की बातें हैं अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और जरूर कीजिए। कमेंट में यदि आपको किसी प्रकार के कोई सुधार की आवश्यकता लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।